ये कहानी एक सूप की है, खाने वाला सूप। ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ फटकने वाला भी एक सूप होता है। इस सूप की क्या कहानी है? इसे पकाने वाले भूखे छूट जाते थे, गुलाम थे, उन्हें इसे खाने की इजाज़त नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने बगावत की। इन बागियों ने शासकों का बोरिया बिस्तर बांध दिया। गुलामी की बेड़ियां टूट चुकी थीं और तब पहली दफ़ा मन से उन्होंने अपना बनाया सूप चखा और उन्हें इसका स्वाद पता चला। इस सूप को तब नाम दिया गया द सूप ऑफ फ्रीडम। इस द सूप ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी का शोरबा या सूप, इसके बारे में आज क्यों बात हो रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वैसे विस्तार से ये भी बताएंगे कि किम जोंग उन के 10 साल पूरे हो गए हैं। अपने कुख्यात कारनामों के लिए चर्चित उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन 17 दिसंबर 2021 को ये समय आया। सत्ता में वो कैसे आया, 10 बरस के शासनकाल में उसने क्या किया, इसकी चर्चा होगी। और ये सब कहाँ होगा? आपके प्रिय शो, इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़े शो दुनियादारी में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। दिसंबर 2020 की शुरुआत में हेती, ये एक देश है, उबाल पर था। इसके पीछे की वजह दिलचस्प थी। हेती अमूमन आपराधिक वजहों से चर्चा में आता है, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। दरअसल एक मैगजीन ने एक सूप की रेसिपी में फेरबदल कर दिया। इस सूप का नाम सूप जमू। आमतौर पर यह कद्दू, कुम्हड़ा, केला, मांस, सब्जियों और पारंपरिक मसालों को साथ में उबालकर बनाया जाता है। लेकिन मैगजीन ने धारा ही उलट दी। रेसिपी में नारियल के दूध और चॉकलेट के अलावा कई दुर्लभ चीज़ों का जिक्र कर दिया। कई चीज़ें ऐसी जो हेती में उपजती ही नहीं। एक तरह से यह परंपरा का अपमान था। फिर क्या था? जनता ने मैगजीन को दौड़ा लिया। सोशल मीडिया पर नेगेटिव रेटिंग होने लगी। लोगों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया। आखिरकार उन्हें अपनी डिश का नाम बदलना पड़ा, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी पड़ी। बोले कि इतिहास से छेड़छाड़ का मकसद नहीं था, किसी की भावनाएं आहत हुई तो माफ़ी चाहते हैं। तो अगर मैगजीन ने इतिहास से छेड़छाड़ की थी तो सही इतिहास क्या था? हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में आपको हेती का इतिहास सुनाया था। कैसे कोलंबस भारत खोजने निकला था, अमेरिका पहुंच गया था, पर सीधे नहीं पहुंचा था। रास्ते में उसका जहाज दुर्घटना का शिकार हुआ था। नज़दीक के द्वीप पर सारा सामान उतारना पड़ा था। इस द्वीप को कोलंबस ने नाम दिया था हिस्पैनियोला। कालांतर में हिस्पैनियोला 2 हिस्सों में बटा था। पश्चिमी हिस्सा फ्रांस के पास और पूर्वी पर स्पेन का कब्जा बरकरार। फ्रांस वाले हिस्से को हेती के नाम से जाना गया। स्पेन वाला हिस्सा कहलाया डोमिनिकन रिपब्लिक। हेती में कोलंबस की लूट और फ्रांस की डकैती की कहानी अगर आपको जाननी है तो आप आज की दुनियादारी के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। अब पहुंचते हैं आज के मुद्दे की तरफ। हिस्पैनियोला में सोने की खदानें मिली थी। यूरोप के लुटेरे देशों ने संपत्ति को लूटने में पूरा जोर लगा दिया था। पहले मूल निवासियों से गुलामी करवाई और जब उनकी मौत होने लगी तो नया रास्ता निकाला गया। ये लुटेरे देश तस्करी करने लगे इंसानों की। अफ्रीका से अश्वेतों को भरकर लाए। ये प्रक्रिया सदियों तक चली। अनुमान है कि हिस्पैनियोला में लाखों गुलामों को लाया गया। इनमें से ज्यादातर बीमारी और शोषण का शिकार हुए। 1685 में फ्रांस ने गुलामों के लिए नियम कानूनों का एक सेट भी तैयार किया, जिसे ब्लैक कोड कहा गया। इसमें गुलामों को दी जाने वाली सुविधाओं और सजा का जिक्र था। उनको दिए जाने वाले राशन की बात भी थी। बीमारों और बूढ़ों का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया था। पर धरातल पर ऐसा कोई इंतजाम था नहीं। गुलामों से मरने की हद तक काम लिया जाता, खाने में सड़ा गला दिया जाता, बीमारों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता और अगर ये गुलाम टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो टॉर्चर किया जाता। कोई मुखालफत करता तो काल कोठरी में डाल दिया जाता। उनका पूरा जीवन संघर्ष से गढ़ा था। दिन भर मेहनत के बाद मिलने वाले खाने ने उनका शरीर और मनोबल तोड़ दिया था। पर वो हिम्मत नहीं हारे। नया रास्ता निकाला। छिपकर खेती करने लगे, जंगली सब्जियां उगाने लगे, शिकार भी करने लगे। अफ्रीकी महाद्वीप में खाने के अलग अलग सामानों को पानी में उबालकर खाने की परंपरा रही है। बनाने में आसान, किफ़ायती और पौष्टिक भी। हेती के गुलाम अफ्रीका से लाए गए थे। वो साथ में इस परंपरा को लाए। उन्होंने वो रेसिपी यहाँ भी लागू कर दी। कद्दू, जंगली मसाले और सड़े गले मांस को उबालकर वो पीने लगे। जल्दी ये बात फ्रेंच शासकों तक पहुंची। वो नाराज हो गए। उन्होंने गुलामों के सूप पीने पर पाबंदी लगा दी, पर पीने पर, बनाने पर नहीं। उन्हें लगा कि अगर सड़े गले मांस और सब्जियों से जंगली इतना अच्छा सूप बन सकता है तो ताज़े सूप की तो बात ही कुछ और होगी।
तो फ्रांस के शासकों ने ये सूप बनवाना जारी रखा। गुलाम पूरी मेहनत से इसे तैयार करते, पर चख नहीं सकते थे। अब ये एक संसाधन का रूप ले चुका था और संसाधनों की लूट पर तो यूरोप का पुराना हक था, ऐसा उन्हें लगता था। ये धड़ल्ले से चल रहा था। फिर 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे वाला नारा बुलंद हुआ और इससे फ्रांस की सत्ता कमजोर पड़ी। हेती के गुलामों ने इसका फायदा उठाकर विद्रोह किया। हेती में मौजूद फ्रेंच शासकों को बाहर से सपोर्ट नहीं मिला। नतीजतन वो लड़ाई हार गए और हेती की क्रांति सफल हो गई। 1 जनवरी 1804 को हेती दुनिया का पहला अश्वेत गणतंत्र बना और इसके पहले सम्राट बने जीन जैक डेसली। डेसली को हेती का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। डेसली की पत्नी थी मैरी क्लेरी हेरोज फेलिसी। वो पहली महारानी बनी। उन्होंने सूप जम्मू की रेसिपी बाहर निकाली, फिर नए सिरे से उसे अपडेट किया। महारानी फेलिसी ने अपने हिसाब से मसाले और सब्जियां चुनी। कुम्हड़े को खास इसके लिए तैयार किया जाने लगा और उसे इसका हिस्सा क्यों बनाया गया? क्योंकि फ्रांसीसियों ने छिपकर खेती करने वाले गुलामों को इसे खाने से रोक दिया था। तो अब ये उनकी आज़ादी का प्रतीक भी बन चुका था कि वो जो चाहे खा और पी सकते हैं। उनकी अभिव्यक्ति पर, उनके स्वाद पर, उनकी इच्छाओं पर कोई चाबुक नहीं। महारानी फेलिसी ने सूप बनवाकर 1 हफ्ते तक बांटा देश भर में और इसके बाद जब तक वो जिंदा रही इस परंपरा को कायम रखा। हेती में एक कहावत चलती है, When one person eats, we all eat। ये हेती के लोगों को जोड़े रखने का प्रतीक भी बन चुका है। आज भी ये परंपरा चल रही है। हेती के लोग 1 जनवरी को जहाँ भी जिस भी हालत में हो ये सूप जम्मू ज़रूर बनाते हैं और पीते हैं, क्योंकि ये उनकी आज़ादी और एकता का सजीव प्रतीक है। और आज ये कहानी क्यों सुना रहे? दरअसल यूनेस्को ने सूप जम्मू को दुनिया के सांस्कृतिक विरासतों की लिस्ट में शामिल किया है। सूप जम्मू इस लिस्ट में हेती की पहली एंट्री है। इससे आप अंदाजा लगाइए इस देश के लिए कितने गर्व का पल होगा। इस मौके पर यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजौले ने एक बयान दिया। कहा कि सूप जम्मू किसी पकवान से आगे की चीज है। ये आज़ादी के नायक नायिकाओं और मानवाधिकारों के लिए उनके संघर्ष की कहानी है। हेती एक देश के तौर पर अलग अलग आपदाओं से जूझता रहा है। इसी साल जुलाई में इसके राष्ट्रपति जुवेनाइल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। अगस्त 2021 में भूकंप आया, 2000 से ज़्यादा लोग मर गए और क्रिमिनल गिरोहों का कहर तो है ही। इस अंधकार भरे वक्त में वैश्विक स्तर पर मिली पहचान हेती को उम्मीद देगी, गरिमा देगी। यही आशा है, यही कामना है। अब ये भी जान लेते हैं लगे हाथों कि यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज क्या है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी एजेंसी है। इसका काम दुनिया का बेस्ट राष्ट्रगान कौन सा है ये बताना नहीं है, लेकिन संस्कृति से जुड़े चर्चाएं करना ज़रूर है। इसकी स्थापना नवंबर 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। मकसद विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और इसके लिए संस्कृति का संरक्षण भी करना। सांस्कृतिक विरासत वाली लिस्ट की शुरुआत 2008 में हुई। यूनेस्को मानता है कि सांस्कृतिक विरासत स्मारकों और चीज़ों के कलेक्शन तक सीमित नहीं है। इसमें पूर्वजों से हासिल किया गया ज्ञान, जैसे कि मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन की कला, सामाजिक प्रथाएं, त्योहार, रीति रिवाज, हस्तकला और प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी विधाएं भी शामिल हैं। 2021 में यूनेस्को ने कुल 46 चीज़ों को कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया। इसमें भारत से कोलकाता के दुर्गा पूजा को भी जगह मिली है। हेती और यूनेस्को के चैप्टर को हम यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं नॉर्थ कोरिया। सितंबर 1948 में कोरियन पेनिनसुला 2 हिस्सों में बटा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में कुछ वक्त के लिए सैन्य तानाशाही रही, फिर लोकतंत्र आ गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अच्छे दिन नहीं आए। नॉर्थ कोरिया के इतिहास में अभी तक 3 ही शासक हुए हैं और इन तीनों में कई समानताएं रही हैं। तीनों के नाम की शुरुआत किम से होती है। तीनों एक ही खानदान से हैं और तीनों ही 1 नंबर के धूर्त तानाशाह हैं। इनके नाम जान लीजिए। सबसे पहले किम इल सुंग। इसने 1948 से 1994 तक शासन किया। जब मौत हुई तो इसके बेटे किम जोंग इल ने गद्दी संभाली। 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग इल की मौत हो गई। किम जोंग इल की मौत के बाद चर्चा चली कि अगला कौन। जब किम इल सुंग मर रहा था तब तय था कि सत्ता किम जोंग इल के पास आएगी, लेकिन इस दफा ऐसा कोई संकेत नहीं था। 2 दिन तक मौत की खबर छिपा कर रखी गई। आशंका जताई गई कि लीडरशिप को लेकर झगड़ा शुरू हो चुका है, लेकिन जब खबर बाहर आई और किम जोंग इल की शव यात्रा निकली तब तक धुंध साफ होने लगी थी। शव यात्रा वाली गाड़ी को पकड़े एक 27 साल का नौजवान चल रहा था। चेहरा शांत, सर झुका, चाल में कथित सादगी।
इसका नाम किम जोंग उन। किम जोंग इल का सबसे छोटा बेटा किम जोंग उन। अभी किम कॉमन है, उसको किनारे कर दीजिए, जोंग इल नाम है, अब जोंग को भी किनारे कर दीजिए, कॉमन है। इल का बेटा उन, किम जोंग इल का बेटा किम जोंग उन, सबसे छोटा बेटा। नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने वाले जानकारों ने तस्वीर और नौजवान के अनुभव का आकलन किया और फिर लिखा, किम जोंग उन नौजवान है, उसका अनुभव सत्ता में बरकरार रहने के लिए काफी नहीं है, हो सकता है कि मिलिट्री उसके खिलाफ विद्रोह कर दे। ये 2011 की बात है। व्हाइट हाउस के एक पूर्व अधिकारी ने यह भी कहा कि किम जोंग इल की मौत के बाद तानाशाही बिखर जाएगी, कुछ हफ्तों कुछ महीनों में ही होगा जरूर। किम जोंग उन की पढ़ाई लिखाई स्विट्जरलैंड में हुई थी। वो बास्केटबॉल लीग का दीवाना था। कुछ लोगों ने उम्मीद जताई कि नॉर्थ कोरिया का चाल और चरित्र शायद बदल जाए, शायद वहां भी आधुनिकता आए, शांति का साम्राज्य हो, लोकतंत्र आए और भी बड़ी बड़ी बातें। इन आकलनों को 10 साल बीत चुके हैं और इन 10 वर्षों में नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ? किम जोंग उन ने अपने को चुनौती देने वाले हर व्यक्ति को, हर सत्ता को किनारे कर दिया। वो अपने विरोधियों को मरवाने के लिए कुख्यात है। इन विरोधियों में उसके अपने चाचा भी शामिल हैं। इसके अलावा पिछले 10 साल में नॉर्थ कोरिया 4 परमाणु और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी कर चुका है। इसी वर्ष सितंबर में उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी किया। किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया जब चाहे तब अमेरिका से बात करता है, जब चाहे धमका भी देता है। और ये सब कैसे हुआ? किम ने सबसे पहले उन लोगों को रास्ते से हटाना शुरू किया जो उसकी सत्ता के लिए चुनौती बन सकते थे। ये तानाशाही का सबसे जरूरी पहलू है, हर विरोध को कुचलना। इसका पहला नजारा दिखा दिसंबर 2013 में, जब नॉर्थ कोरियन न्यूज एजेंसी KCNA ने किम के चाचा जेंग सोंग थाई की खबर चलाई। और ये रिपोर्ट क्या थी, खबर क्या थी? जेंग गद्दार है, कुत्ते से बदतर है, उसने तख्ता पलट की साजिश रची, दशकों तक घोटाला किया और अब उसका पाप बाहर आ चुका है। उसने मिलिट्री कोर्ट के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। जेंग को मौत की सजा दी जाती है। जेंग सोंग थाई एक समय नॉर्थ कोरिया का सबसे ताकतवर जिन लोगों का समूह था उनमें से एक था। उसकी शादी किम जोंग उनकी एक बुआ से हुई थी। कहा जाता था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन जब किम को उससे खतरा लगा तो ठिकाने लगाने में वक्त नहीं लगा। दूसरा उदाहरण किम जोंग नेम का है। किम जोंग नेम किम जोंग उन का बड़ा भाई था। बड़े भाई का नाम नेम, छोटे का नाम उन, किम जोंग कॉमन। किम जोंग उन ने क्या किया बड़े भाई नेम के साथ? किम जोंग नेम को एक समय नॉर्थ कोरिया का अगला तानाशाह माना जाता था, लेकिन 2001 में उसका पापा से झगड़ा हो गया था और 2003 में उसे नॉर्थ कोरिया से निष्कासित कर दिया गया था। इस निष्कासन के बाद क्या हुआ था? इस दौरान वो नॉर्थ कोरिया की रिजीम का आलोचक बन गया। फिर 13 फरवरी 2017 का दौर आया। अब तक उसके पापा की जगह उसका छोटा भाई नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बन चुका था। किम जोंग नेम उस दिन मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक महिला आती है और उसके चेहरे पर तेल जैसा कुछ स्प्रे कर देती है। वो बेचैन हो जाता है। इतने में दूसरी महिला आती है और चेहरा पोंछने का नाटक करती है। फिर दोनों चुपचाप निकल जाती हैं और 20 मिनट बाद किम जोंग नेम की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि किम जोंग नेम की हत्या का आदेश उसके छोटे भाई किम जोंग उन ने दिया था। उसने पहले भी 2 बार हत्यारे भेजे थे, पर तब प्लान सफल नहीं हो पाया। इस बार सफल हुआ और नेम मर गया। किम जोंग नेम की इस घटना के बाद और चाचा की घटना के बाद लोगों को समझ में आ गया कि जब परिवार सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे होंगे, और ये भी कि नॉर्थ कोरिया में रहना है तो किम जोंग उन की जिंदाबाद कहना है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी किम जोंग उन ने दांव चला। 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। परमाणु हथियारों को लेकर बढ़ रहे तनाव को कम करने की सहमति बनी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। उसने साउथ कोरिया के साथ चल रहे झगड़े को खत्म करने की पहल भी की। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी कई बार मुलाकातें की। जानकारों का कहना है कि ये सब बाहरी शक्तियों को संतुलन में रखने की तरकीब भर है। हालांकि वो इसमें काफी हद तक कामयाब दिख रहा है। किम के सामने चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती उसका अपना स्वास्थ्य। इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर दर्जनों बार चल चुकी है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है। इस साल यह अफवाह जून में उड़ी। कहा गया उसे कोरोना हो गया। 3 हफ्ते तक स्टेट मीडिया ने उसकी चर्चा नहीं की। 3 हफ्ते बाद जब वो बाहर आया तो उसका शरीर सिकुड़ चुका था, वजन घट चुका था। जानकार कहते हैं कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। हेल्थ के बाद दूसरी चुनौती घरेलू मोर्चे पर है। नॉर्थ कोरिया पिछले 1 साल में बाढ़ और खतरनाक तूफानों से परेशान है। गरीबी और भुखमरी चरम पर है। कोरोना के चलते नॉर्थ कोरिया ने सीमाएं बंद कर रखी थी। इस वजह से चीन से राहत का सामान भी नहीं आ पा रहा था।
एक कार्यक्रम में किम ने इन सबके लिए माफ़ी भी मांगी थी, जो कि रेयर था। तीसरी चुनौती विदेशी मोर्चे पर है। हमने पहले भी बताया, नॉर्थ कोरिया हथियारों का परीक्षण इसलिए करता है ताकि वो बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें थोप सके। अभी तक उसकी धमकियां बहुत कारगर नहीं रही। क्या आगे भी ऐसा होगा, बहुत भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता। तो भले ही किम जोंग उन के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है, पर क्या इससे उसकी सत्ता पर कोई फौरी असर पड़ेगा? मिला जुला जवाब है विद्वानों का, पर इतना ज़रूर तय है कि नॉर्थ कोरिया की जनता हमेशा की तरह बाकी दुनिया से जब तक वो है कटी रहेगी, शोषण होता रहेगा। तानाशाहों की सफलता इसी में है, दुनिया से अपने देश को काट कर रखो, एक झूठा डर दिखाते रहो। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। और जाते जाते एक खबर ये है कि इतवार के रोज़ हम इंदौर में होंगे। क्यों होंगे? इंदौर में शुक्रवार, शनिवार और इतवार 3 दिन तक साहित्य, संस्कृति और संगीत का एक उत्सव हो रहा है लिट चौक के नाम से, इंदौर के यशवंत क्लब में। हम भी, लल्लन टॉप इसका डिजिटल मीडिया पार्टनर भी है और आपका ये दोस्त भी एक सेशन में रहेगा इतवार के रोज़ दोपहर में। तो जो भी मालवा के हमारे दर्शक हैं, इंदौर के हमारे दर्शक हैं, उन सबसे भेंट होगी, ऐसी उम्मीद है। शुभ रात्रि।